शिमला में आरडीजी बंद होने पर सुक्खू सरकार ने सभी दलों के साथ अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, आप, बीएसपी और सीपीआईएम के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चिंता की बात यह है कि बैठक में कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी। बीजेपी विधायक बैठक खत्म होने से पहले ही बाहर आ गए और सरकार पर केंद्र सरकार को बेवजह दोषी ठहराने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी आरडीजी पर बात करने से बच रही है। सभी साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी को प्रदेश हित से पहले कुर्सी हासिल करने की इच्छा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राज्य के खजाने को विकास कार्यों और आवश्यक अधोसंरचना पर खर्च करने के बजाय फिजूल खर्ची और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। पूर्व भाजपा सरकार को 5 साल के कार्यकाल में 54,296 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान मिला। ये राशि राज्य की कुल आय का 25 से 30% थी। इसके अलावा पूर्व भाजपा सरकार को 16,000 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति भी मिली थी, जिसका इस्तेमाल राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय मुफ्त योजनाओं और केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए अनावश्यक कार्यक्रमों और संस्थानों को खोलने पर खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि इसके मुकाबले कांग्रेस सरकार को पिछले 3 साल में केवल 17,563 करोड़ रुपए आरडीजी मिली है, जो भाजपा को मिली राशि से लगभग आधी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी का इस पूरे मामले में राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी की ओर से आग्रह हुआ था कि सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाए और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे साथ में माननीय विधायकगण भी साथ में थे और मैं भी उसका हिस्सा बना। विषय था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो फाइनेंशियल क्राइसिस हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय के लिए जो दिख रहा है, उस सारे में हम किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से हम केंद्र सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को फिर पुनः बहाल करके जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में जो सहयोग होता है उसके लिए रास्ता निकालें। लेकिन सारी बातों को लेकर के जो प्रेजेंटेशन फाइनेंस सेक्रेटरी के माध्यम से दी गई, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो मिसलीडिंग है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के माहौल के लिए मुख्यमंत्री जी ने वातावरण ही पहले दिन से रखा नहीं कि हम मिलकर के हिमाचल प्रदेश में काम करें। प्रदेश सबका है, ना कांग्रेस का है, ना भाजपा का है, ना सीपीएम का है, ना सीपीआई का है, सबका हिमाचल वासियों का है। फिर भी हम हिमाचल हित को लेकर के सरकार का पक्ष क्या है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर आपने विचार क्या किया है, इस सारी चीज को विधानसभा में बोलेंगे तो विधानसभा में बोलेंगे, ठीक है, विधानसभा में बोलो। बोलना क्या है इसमें, बोलना क्या है इसमें? बोलना यही है कि आप क्या आरडीजी में हमारे साथ इस अधिकार की लड़ाई में चलने को है कि नहीं है। तो दुविधा में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी लग रही है, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने बैठक में आना था तो आरडीजी पर अपना स्टैंड क्लियर करना था कि नहीं, हम आरडीजी के साथ है या नहीं है। अब इस दुविधा में निकलने के लिए उन्होंने बहाने पकड़ लिए कि सीपीएम हमको बोल रही है कि आप चलो, राठौर साहब को बोल दिया, आम आदमी की पार्टी को बोल दिया। और मैंने कहा कि चलो अब सब लोगों ने बोल दिया, लोकतंत्र में है तो मुझे भी बोलने दो। नहीं, कहते आपके बोलने से पहले ही चले जाना है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे से बोलने से ही पहले चले गए। लेकिन क्या प्रदेश हित बड़ा है कि कुर्सी हित बड़ा है? सवाल ये है। आज प्रदेश हित के मामले हैं, कुर्सी हित नहीं है। और ये जो सोचकर चलें कि कुर्सी हित बड़ा है, ये प्रदेश की जनता के हितों के साथ कुठाराघात है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम, या तो इनकी बोलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र ने खत्म कर दी है, मुझे ये लगता है।
क्योंकि ये इनकी ताकत जो है ख़त्म कर दी है। ये तो महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ है, आरडीजी बंद तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोले कौन? ये बोलने को तैयार नहीं है। फिर गिना देते 4 लेन बन रहे हैं, इतने लेन बन रहे हैं, ये इतने लेन बन रहे हैं। इनके लिए थोड़ी है, ये तो आपके एमएलए हर दिन 3 साल से बोल रहे हैं। अगर ये मेरी बात सुनते तो मैं इनसे पूछता कि आप आरडीजी में हमारे साथ चलने को तैयार है या नहीं है। नहीं है तो भी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। हमने तो लड़ाई लड़नी है, हमारी तो चुनौती है, और हर चुनौती को हम लड़ाई समझ के नहीं लड़ते हैं, हम युद्ध समझ कर लड़ते हैं, साम दाम दंड भेद के साथ लड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है। और प्रदेश की हित की लड़ाई तो हम सब लोग सीपीएम के साथ, आम आदमी के साथ, प्रदेश के हित के लिए हम सब कुछ करने, सर्वहित है हमारा प्रदेश हित, हमारा कुर्सी हित नहीं है। और प्रदेश हित की बात जब आती है तो हम सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस संदर्भ में जब ये बात नहीं सुनी इन्होंने, तो मैं जयराम जी से पूछता कि जयराम जी आप बताइए, 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें आरडीजी दी, वो गिनाने लग गए कि आरडीजी मोदी जी ने 14th फाइनेंस कमीशन में इतनी दी, 15 में इतनी दी, वो गिनाने लगे। वो फिर उनसे ही पूछा जाता कि जो अगर मोदी जी ने इतनी हमारे को आरडीजी दी, ये वित्त योग देता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने जयराम जी को जब से वो मुख्यमंत्री बने 5 वर्ष में 54,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 54,000 करोड़ रुपया दिया। मेरा को 11 दिसंबर 2022 के बाद 1 जनवरी 2023 से लेकर आज तक, जो अभी हमारा 31 मार्च 2026 को वित्त वर्ष खत्म होगा, टोटल आरडीजी 17,000 करोड़ रुपए मिलेगी। अगर जयराम जी, और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में जयराम जी को जब जीएसटी लगा 2017 में, उस समय हमारी वैट और एक्साइज ड्यूटी से इनकम होती थी 4 से 5,000 करोड़। जीएसटी लग गया, सरकार की कॉम्पिटेंस ऑफ टैक्सेस की पावर ही कम हो गई, हमारी पावर ही नहीं रही। तो उस समय जयराम जी को बोला कि आपका वैट और एक्साइज के रूप में 4,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, इस घाटे की पूर्ति के लिए हम हर साल आपको 3200 करोड़ रुपया देंगे। 3200 करोड़ रुपया देने के हर साल उनको देते रहे। जून 2022 में वो 3200 करोड़ रुपया बंद हो गया, यानी कि 5 साल में 16,000 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन सेस के में मिला। 54 और 16 70,000 करोड़ होता। 76,000 करोड़ रुपए का हमारे पर लोन छोड़कर चले गए। 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन का एरियर छोड़ के चले गए। हमने ये बात भी करनी थी, अगर ये ऐसी बात है, अगर आप उस 70,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ रुपया लोन का वापस कर देते तो हम उस डेट ट्रैप में ना फंसते जो अगले वित्त वर्ष में हमें लोन मिलेगा 10,000 करोड़ और वापस करना पड़ेगा 3,500 करोड़ अपने रिसोर्सेज से। तो वित्तीय कुप्रबंधन किनका है? वित्तीय कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का रहा। और जिसको 17,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उससे सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी, जो बिल्कुल वित्तीय अनुशासन के अनुसार सभी योजनाओं को लागू कर रहा है। 70 साल से ऊपर का एरियर दे दिया गया है। 1/1/16 से लेकर 31/1/22 तक का हमने 4th क्लास का 70% का एरियर दे दिया है। तो वित्तीय अनुशासन हुआ ना, और कुशल वित्तीय अनुशासन के द्वारा ये सब हुआ। 17,000 करोड़ है, अगर मुझे ही वो 40,000 करोड़ मिल जाता तो प्रदेश के लोन को मैं आज आधा कर देता। लेकिन परिस्थितियां जो भी हो, हमें परिस्थितियों से निपटना भी आता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का व्यवहार प्रदेश हित में नहीं है। वो राजनीतिक हित के लिए जो मर्जी बाहर बोले, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो मर्जी बाहर बोले, लेकिन हमने इनके कहने से ही ये ऑल पार्टी मीटिंग में लाई, इन्हीं की कहने से। क्योंकि जब पिछली मीटिंग में इन्होंने कहा, और इनके कहने से वेन्यू भी चेंज किया। हमने सेक्रेटरीट में रखी हुई थी, हमने फिर सीपीएम को बोला कि आप पीटर ऑफ आइए, आम आदमी के पार्टी के पास आइए। ये सिर्फ इसलिए आए दिखाने के लिए। अरे ये तो गलत बात है ना, दिखाने के लिए आए, उसके आगे बोलते भी कुछ नहीं है और विरोध करके चले जाते हैं। तो प्रदेश के हित का विरोध जो पार्टी करेगी, क्या आप समझते हैं हिमाचल की जनता नहीं जानती है कि आप मीटिंग में आए और अपनी विरोध करने के बाद यहाँ से उठकर चले गए? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सारे
आम आदमी पार्टी वहाँ थी, सीपीएम वहाँ था, बीएसपी वहाँ थे। वहाँ से आप बिल्कुल सरकार की बात सुनने के बगैर ही चले गए और सबने अनुरोध किया, मैंने भी अनुरोध करना था, हम आपके नेतृत्व में भी अपना सरकार का अहम छोड़कर भी जाने को तैयार है, जबकि मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। मैं उस प्रोटोकॉल के बगैर भी इनके नेतृत्व में जाने को तैयार था, वो मौका ही नहीं दिया। आज ये प्रदेश के हित पर कुठाराघात है। और एक